हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम हमारे चैनल का पहला यूएस स्टॉक एनालिसिस करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, हम यूएस स्टॉक के बारे में क्यों बात करें? क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स है, ऑलरेडी 5000 के आसपास तो स्टॉक है। हम यूएस के स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि यूएस का जो मार्केट है वो पूरा ग्लोबल मार्केट में बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज रखता है। लगभग 50% के आसपास तो यूएस मार्केट का ही साइज है। उसके अलावा हम अगर यूएस कंपनी के बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, आईओटी हो गया, या फिर मैनेजर हो गया, या फिर गेमिंग हो गया, या फिर जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई इंडस्ट्री आ रही है, ये सिर्फ यूएस में ही अवेलेबल है। और ये इंडिया में आते आते लगभग 5 या 10 साल लग जाते हैं। तो उस टाइम पे उसका ट्रेंड चला जाता है, या फिर जो हम अर्ली बर्ड बनने का ट्राई करते हैं वो नहीं बन पाता। तो अगर हमको अर्ली बर्ड बनना है देन हमें यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और तीसरा चीज़ ये है कि अगर यूएस कंपनीज इंडिया में भी लिस्टेड होते हैं देन इनका जो साइज होता है, मतलब जो नंबर ऑफ यूएस कंपनीज होते हैं वो बहुत ही कम होता है। जैसे कि अगर आप फूड डिलीवरी में देखेंगे सिर्फ जोमेटो ही लिस्टेड है, और स्विगी और उबर ईट्स ये सब कोई भी लिस्टेड नहीं है। तो जोमेटो को जो प्रीमियम मिलता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है क्योंकि स्कैर्सिटी बायस हो जाता है, क्योंकि इस तरह का और कोई कंपनी इंडिया में है ही नहीं, लिस्टेड तो नहीं है एटलीस्ट। तो मेरे और आपके जैसे इन्वेस्टर है जो प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है जोमेटो। इसलिए जोमेटो को ज़्यादा प्रीमियम मिलता है और हमें ज़्यादा रेट देके उसको खरीदना पड़ता है, जबकि उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो अगर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हो तो हमें ऑप्शन को चूज करने का एक मौका मिलता है, जिसकी वजह से हम सही चीज़ों को सही दाम पे खरीद सकते हैं। तो इसीलिए हम हमारे स्टॉक पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई करके यूएस मार्केट में भी शिफ्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो अगर आप मेरी तरह यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली वेस्टेड यूज करता हूँ, आप IID मनी वेस्टेड कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करेंगे देन आप इनडायरेक्टली इस चैनल को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तो चलिए अभी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ये जो कंपनी है ये RPA के सेगमेंट में काम करती है। तो RPA का मतलब हो गया रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। तो अगर हमें RPA को समझना है देन हमें पूरा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को समझना पड़ेगा कि 300 साल से किस तरीके से हम हमारे इंडस्ट्री को इंडस्ट्री 1.0 से इंडस्ट्री 4.0 तक शिफ्ट करके लाए हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें किस तरह का शिफ्ट है, किस तरह का एफिशिएंसी है, और किस तरीके से कंपनीज डेवलप हुए। हमें अगर इस कंपनी का ग्रोथ को समझना है देन हमें पूरा हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। तो चलिए इसके बारे में 2 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहले आ जाता है इंडस्ट्री 1.0। तो उस टाइम पे क्या होता था कि अगर आपको एक गड्ढा खोलना है देन आपके पास कोई मशीनरी नहीं होता था, आपको हाथ से निकलना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे कुछ भी नहीं था लगभग। उसके बाद शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियल एज। और इस इंडस्ट्रियल एज में क्या होता है कि हमारे पास कुछ मशीन्स आ जाते हैं, हमारे पास कुछ मैकेनिक मशीन्स आ जाते हैं, जिसको यूज करके हम बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से काम को कर पाते हैं। जैसे कि इसका हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोल बेस्ड इंजन। जो कोल बेस्ड इंजन है वो इंडस्ट्री 1.0 का एक इनोवेशन है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम जो मैकेनिकल काम था उसको भी बहुत ही एफिशिएंट तरीके से और भी एफिशिएंट तरीके से कर पाते हैं, और इसको बोला जाता है इंडस्ट्री 2.0। और इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कि हमारा अभी जो इलेक्ट्रिकल इंजन चल रहा है वो इंडस्ट्री 2.0 का एग्जांपल है। और उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्री 3.0। इंडस्ट्री 3.0 का सबसे मेन फोकस होता है रोबोट्स। रोबोट्स को यूज करके हम हमारा जो मेन पावर था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिड्यूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एफिशिएंसी बढ़ता है, हमारा मार्जिन बढ़ता है, और हमारे कंपनी को बहुत ही तेजी से ग्रो करने में भी हेल्प होता है। उसके बाद अभी जो आने वाला है वो है इंडस्ट्री 4.0। इसमें तो रोबोट्स तो रहेगा, लेकिन रोबोट्स मेन फोकस होने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ इसकी चारों तरफ आ जाते हैं, जैसे कि क्लाउड हो गया, IoT हो गया, AI हो गया, ML हो गया। इसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी मिला के रोबोट के साथ काम करते, तो जो रोबोट ऑलरेडी एफिशिएंट था वो और भी ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। इसके वजह से एफिशिएंसी को फिर से बूस्ट मिल रहा है और प्रॉफिट मार्जिन फिर से एक्सपांड हो रहा है। तो आज का हमारा जो कंपनी है ये इसी इंडस्ट्री 4.0 में काम करता है, और इस कंपनी का नाम है UiPath। लेकिन जब मैं RPA की बात करता हूँ या फिर रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के बारे में बात करता हूँ देन जो पहला चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा वो है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़े बड़े कार्स को रोबोट वेल्ड करते हैं, असेंबली करते हैं, उस तरह का चीज़ें आपके दिमाग में आ रहा होगा। लेकिन रोबोट का ऑटोमेशन बहुत जगह पे हो सकता है। जैसे आपका कोई डेस्क जॉब है जहाँ पे बार बार एक चीज़ को रिपोर्ट निकालना होता है और उसको सेंड करना पड़ता है, तो ये बहुत ही रिपीटेड टास्क हो जाता है। उसके लिए कोई मैन पावर रखना जरूरी नहीं है, इसको हम इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। उस तरह का कोई डॉक्यूमेंट रीड हो गया, या फिर CV स्कैनिंग हो गया, या फिर किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना हो गया, जो रिपीटेड टास्क होते हैं ना उसको हम इजीली रोबोट के द्वारा ऑटोमेट कर सकते हैं। तो ये कंपनी इस सारी चीज़ों में ऑपरेट करती है। तो इसका अगर हम काम देखें देन इसको हम 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर सकते हैं, टास्क माइनिंग और प्रोसेस माइनिंग। टास्क माइनिंग यानी कि एक काम को एक आदमी किस तरीके से रिपीटेड बेसिस पे कराए, उस काम को एक ऑटोमेट कर देना, उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देना, इसको बोला जाता है टास्क माइनिंग। और प्रोसेस माइनिंग यानी कि
इस काम का पूरा एंड टू एंड सीक्वेंस क्या है, यानी कि रिपोर्ट आया, रिपोर्ट में डाटा कैसे जनरेट हुआ, उस डाटा को कैसे डाउनलोड किया गया, उसको फिर से किसको सेंड करना है, जो पूरा एंड टू एंड प्रोसेस हो जाता है ना, उसको बोला जाता है प्रोसेस माइनिंग। और टास्क माइनिंग और प्रोसेस माइनिंग को कंबाइन करके इस कंपनी का पूरा बिजनेस बन जाता है। बट बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो कि इस सिस्टम को अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट तो करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते, और इसके पीछे भी दो मेन रीजन है। पहला चीज़ है कि इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि आपको एक सर्वर सेटअप करना पड़ेगा पूरी तरीके से, उनके टीम को बुला के या फिर किसी कंसल्टेंसी को वार्ड देकर आपको इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है उनको आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि इस चीज़ को कैसे ऑटोमेट किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को ये कंपनी कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो अभी जो पहला प्रॉब्लम हो गया कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम, आपको एक सर्वर सेटअप करना पड़ता है। ये कंपनी इस सर्वर बेस्ड मॉडल से निकल के सास मॉडल पे फोकस कर रही है, यानी कि ज़्यादातर क्लाउड के ऊपर फोकस कर रही है। और अभी इन्होंने एक इंटरेस्टिंग मूव करके इनके को सीईओ को हायर किया है, जो कि गूगल क्लाउड में पिछले 30 ईयर से काम कर रहे थे, जिसके वजह से इनको क्लाउड के बारे में या फिर सास के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, जो कि इनको जो लीगेसी बेस्ड सिस्टम से निकाल के क्लाउड बेस्ड मॉडल बनाने में बहुत ही अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। और दूसरी तरफ इनका जो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी कंपनीज है, जैसे कि बेन हो गया, मैकेंजी हो गया, ईवाई हो गया, डेलॉइट हो गया, ये सारे कंपनीज के साथ टाई ऑफ है। तो जब भी कोई कंपनी ये कंसल्टेंसी कंपनीज के पास आता है कि हमें हमारा एफिशिएंसी बढ़ाना है, हम किस तरीके से बना सकते हैं, तो सारे कंसल्टेंसी कंपनीज यूआई पाथ को सजेस्ट करते हैं, जिसके वजह से इनका बिजनेस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अभी दूसरे प्रॉब्लम की अगर बात करें, तो दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है ये चीज़ों को समझना पड़ता है, ऑटोमेट करना है तो कोड लिखना पड़ता है। बट बहुत सारे लोगों को कोडिंग नहीं आता और कोडिंग सीखने का उनका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बट इनका जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत ईजी टू यूज है, ये नो कोड मॉडल पे काम करती है, यानी कि बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और सारा काम हो जाता है। इसकी वजह से बहुत से लोग इनको इम्प्लीमेंट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनको सीखना बहुत ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। ये तो हो गया तो मेन प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसके अलावा ये कंपनी और भी अच्छा चीज़ करे, जिसकी वजह से इस कंपनी को बाकी सारे कंपटीटर से बहुत ही अच्छा बूस्ट मिल रहा है। सोचिए आप 2016 या फिर 2017 के टाइम व्हाट्सअप को क्यों प्रिपेयर करे थे, क्योंकि उससे पहले तो मैसेंजर था, हम मैसेंजर बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर रहे थे, तो हम सारे लोग व्हाट्सअप में शिफ्ट क्यों हुए, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है व्हाट्सअप बहुत ही ईजी टू यूज था। उसके साथ साथ व्हाट्सअप में क्या होता था कि बहुत सारे इंटीग्रेशन थे। लेट्स से आप पीडीएफ सेंड करना चाहते हैं, आप व्हाट्सअप में सेंड कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे मैसेंजर में वो फीचर नहीं था। और आज भी मुझे पता नहीं कि मैसेंजर में फीचर है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम के बाद हम लोगों ने मैसेंजर यूज करना लगभग बंद कर दिया। तो इसके वजह से बहुत सारे इंटीग्रेशन होने की वजह से, बहुत सारे सपोर्ट होने की वजह से हम सारे लोग व्हाट्सअप में शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो हमारे लिए ईजी होता था। और इस कंपनी को भी अगर हम देखेंगे, दिन इनके प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इंटीग्रेशन डाल दिए, इसके वजह से अगर कोई भी क्लाइंट किसी भी सेक्टर का आ जाता है, देन उसके पास कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म में, या फिर यूँ को तो लगभग सब कुछ है, क्योंकि वो किसी भी काम को करना चाहता है, इनके पास कोई ना कोई इंटीग्रेशन मौजूद है। जैसे कि अभी इन्होंने कुछ नए नए इंटीग्रेशन अपने प्लेटफॉर्म में किए, उसके बारे में बता देता हूँ। उन्होंने एडोबी के साथ एक इंटीग्रेशन किया है, जिसकी वजह से इनका जो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और दूसरा इंटीग्रेशन ये लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ किए, जिसकी वजह से ये एआई लैंग्वेज को प्रोसेस करके बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में भी अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये मेडिकल फील्ड के लिए मिंटरशिप और फिनटेक के लिए फिंस्तारा को इंटीग्रेट किए। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। अभी इसके इंडस्ट्री और इसके क्लाइंट बेस को भी थोड़ा देख लेते हैं। ये जो इंडस्ट्री आरबीआई का इंडस्ट्री, ये 30% से ग्रो कर रहा है, मतलब लगभग 2 या 3 साल में इंडस्ट्री डबल हो गई। तो इसके अंदर जो लीडिंग कंपनी है वो उससे भी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रहा होगा, जिसको कि हम इनके ग्रोथ चार्ट में इजीली देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इनका क्लाइंट बेस के बारे में बात करें, तो इनके पास अभी 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट है और ये लगभग 100+ कंट्रीज में प्रेजेंट है। और अगर इनका बड़े बड़े क्लाइंट्स के बारे में बात करें, देन इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जो 100 के प्लस क्लाइंट है, यानी कि जिस क्लाइंट से या $1 लाख से ज़्यादा चार्ज करते हैं, और ऐसे भी कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि इनको $1 मिलियन से भी ज़्यादा पे करते हैं। अगर हम $1 लाख से ज़्यादा वाला क्लाइंट को देखें, देन करेंटली इनके पास लगभग 1600 ऐसे क्लाइंट्स हैं। और अगर हम $1 बिलियन से ज़्यादा वाला क्लाइंट को देखें, देन करेंटली इनके पास 168 क्लाइंट्स हैं। और ये नंबर भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि अगर एक कंपनी इनको इम्प्लीमेंट कर देती है और देखती है कि इन प्लेटफॉर्म की वजह से उनके एफिशिएंसी में ग्रोथ आ रहा है, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा कंपनी पर प्रॉफिट नहीं चाहता है, कौन सा कंपनी अपना एफिशिएंसी नहीं चाहता है, तो बाकी सारी कंपनीज को भी वो रिकमेंड करते हैं। और उसके अलावा इनसे और भी ज़्यादा प्लान परचेज करते हैं, या फिर उनके बहुत सारे सर्विसेज और एड ऑन करते हैं, जिसकी वजह से जो एवरेज रेवेन्यू है पर क्लाइंट वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है। ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में या फिर इंडस्ट्री के बारे में पूरा एनालिसिस। अब इसके एडवांटेजेस
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज का मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैं कवर कर चुका हूँ, बट मैं शॉर्टकट में थोड़ा ही कवर कर लेता हूँ क्योंकि 1-2 पॉइंट ज़्यादा है। और डिसएडवांटेज को भी आप अच्छी तरीके से देखना क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए अभी इस कंपनी के पास क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं पहले। तो करेंटली ये जो इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं, ये इंडस्ट्री 30% से ग्रो कर रहा है और इस इंडस्ट्री के मार्केट लीडर होने की वजह से ये कंपनी उससे भी ज़्यादा तेज से ग्रो कर रहा है। और इनका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इंप्रूव कर रहा है। इनके एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट इंक्रीज कर रहा है और इनके जो बड़े बड़े क्लाइंट्स है वो भी इंक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद इस कंपनी के पास कैश फ्लो का एक बहुत ही अच्छा बंडल है और ये कंटिन्यूस कैश फ्लो है, यानी कि आप देख के बता सकते हैं इनका अगले साल रेवेन्यू इतना ज़्यादा होगा। और इस हिसाब से आप एक प्रेडिक्टेबिलिटी का फीचर आ जाता है कि जो सास कंपनी है आप अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका रेवेन्यू कितना होगा या फिर ये कंपनी किस तरीके से फ्यूचर में ग्रो करने वाली है, इसका आप एक छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है या फिर कंट्री रिसेशन की तरफ मूव करती है तो कंपनीज अपना पैसा बचाने के लिए देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को फायर कर देते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। उसके अलावा ये लोग अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट करने के बारे में देखते हैं और जब एफिशिएंसी का काम आ जाता है देन ये कंपनी पहले नाम पे आती है, जिसके वजह से इस कंपनी का ग्रोथ नियर टर्म में जब भी रिसेशन आने वाला है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और चौथा चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला कि व्हाट्सएप जैसा इंटीग्रेशन कर रहा था, ये भी अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारे इंटीग्रेशन करके रखे। और पांचवा चीज़ ये है कि बहुत सारे कंसल्टेंसी कंपनी के साथ ऑलरेडी रिलेशन बना के रखे हैं। तो जब भी कंसल्टेंसी कंपनी को कोई भी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सजेशन मांगता है तो इनका नाम पहले बता देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और छठा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को मैं अभी तक कवर नहीं किया था। अगर आपको किसी भी आईटी कंपनी को, दुनिया में किसी भी आईटी कंपनी को आपको स्टडी करना है देन आपको एक रिपोर्ट जरूर पढ़ना चाहिए, वो एक गार्टनर का रिपोर्ट। क्योंकि अगर आपको आईटी कंपनी के बारे में यहाँ पे जिस तरह से डाटा मिलेगा या फिर जिस तरह से एनालिसिस मिलेगा या फिर इनका जो क्राइटेरिया होता है वो किसी भी और फर्म के पास नहीं है। तो जब भी हम आईटी कंपनी को एनालिसिस करते हैं तो हम गार्टनर का चार्ट एनालिसिस करते हैं और हम गार्टनर का चार्ट में देखेंगे दिन ये कंपनी टॉप में आती है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो ये तो हो गया इस कंपनी के बारे में सारा एनालिसिस। अभी इसके कुछ की डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर देते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो आरपीए का सेगमेंट है इसमें आपको कंटिन्यूस R&D करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप R&D नहीं करेंगे तो आपका कंपटीटर आपसे ज़्यादा R&D करके आपसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर सकता है। तो इसकी वजह से इनको R&D में अभी बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जबकि इनका मार्जिन लगभग 80 से 90% के बीच है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट मार्जिन है। बट इनका प्रॉफिट स्टिल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इनका प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से आ सकता है। और वहाँ से प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया और ये R&D पे स्पेंडिंग कम कर दे, इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि इनके बहुत सारे क्लाइंट्स यूरोप, जापान और इंडिया में ऑपरेट करती है। और अभी अगर आप यूरोप, जापान और इंडिया को स्टडी करेंगे तो इनका जो करेंसी है अगेंस्ट डॉलर क्रैश कर गया है। ये और रूपी तो अपने ऑल टाइम लो कर रहे हैं और यूरोप का करेंसी भी अभी बहुत ही बुरी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जिसके वजह से इनको एक फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कि जो इनका जो क्लाइंट इन्हें पे करते हैं वो जब डॉलर में कन्वर्ट होता है वो करेंसी इतना कम होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और तीसरा चीज़ है कि इनके बहुत सारे क्लाइंट्स जो यूरोप में आते थे, लेकिन यूरोप में अभी रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से एक अनसर्टेनिटी पैदा हो गया, जिसकी वजह से इनके क्लाइंट तो लूज नहीं हुए, लेकिन जो बहुत सारे क्लाइंट जल्दी कन्वर्ट होने वाले थे वो कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसकी वजह से इनके पाइपलाइन में बहुत सारे क्लाइंट्स है और जब वो क्लाइंट कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तब इनका ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और इनका मैं मैनेजमेंट का कमेंट भी पढ़ रहा था और ये बोल रहे थे कि अगले साल इनके रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो सकता है, जबकि टोटल कंपनी $10 बिलियन पे ट्रेड कर रही है। तो अभी बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यानी कि वैल्यूएशन के बारे में। तो जब ये कंपनी अपना IPO लेके आई थी तब से ये कंपनी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में वीडियो नहीं बना रहा था या फिर मैं उस टाइम पे वीडियो ही नहीं बना रहा था। बट इस कंपनी के बारे में मैं वीडियो बनाने के लिए इतना ज़्यादा टाइम ले लिया क्योंकि इस कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो ओवर द रूप था, मतलब कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं था उस वैल्यूएशन का। तो जिस टाइम पे अप्रैल 2021 में इसका जो IPO आया था उसके बाद से ये कंपनी अभी 70% क्रॉस कर गई, यानी कि इस कंपनी का वैल्यूएशन अभी बहुत ही अट्रैक्टिव रेंज में आ गया है। स्पेशली अगर हम इनके ग्रोथ प्रोजेक्शन को देखें, क्योंकि लगभग हर साल ये कंपनी डबल होते जा रही है। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट यानी कि 90 सेकंड सेगमेंट के बारे में। इसमें मैं पूरे कंपनी आपको 90 सेकंड के अंदर समझाने का ट्राई करूंगा, बट ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ों को सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। तो जो आरपीआई का इंडस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है और इसका ग्रोथ रेट अभी 30% है और इस कंपनी ये आरपीआई की इंडस्ट्री के अंदर मार्केट लीडर है। इसके अलावा इनका क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है, इनका एवरेज रेवेन्यू पर क्लाइंट इंक्रीज कर रहा है और इसके साथ साथ इनके पास बहुत ज़्यादा स्टिकी कस्टमर है, जिसकी वजह से हमें इनका ग्रोथ प्रोजेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होता है। इसके साथ साथ डिसीजन आने की वजह से या फिर इंडस्ट्री 4.0 में कंपनी शिफ्ट होना चाहते हैं, इसके वजह से
बहुत सारे कंपनीज एफिशिएंसी की तरफ दौड़ रहे हैं, जिसमें ये कंपनी टॉप में आती है। तो जब भी कंपनी एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, देन ये यूएई बात को अपनी कंपनी में इंस्टॉल करना चाहेंगे, जिसकी वजह से इनका जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकता है। तो ये था इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस। ये कंपनी क्या करती है, इसका एडवांटेजेस क्या है, रिस्क क्या है, इंडस्ट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, और कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर है जैसे कि रिसेशन या फिर इंडस्ट्री 4.0 जो कि इस कंपनी को ग्रोथ देने में बहुत ही अच्छा मदद कर सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को हमारे जो पहला यूएस स्टॉक एनालिसिस है पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से कंपनी में, इंडियन कंपनी हो गया या फिर यूएस कंपनी हो गया, किसी भी कंपनी का अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं, फिर किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, किसी भी फाइनेंशियल न्यूज़ को या फिर फंडा को आप समझना चाहते हैं, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। आप बस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। और अगर आप यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, देन हमारे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करके इस चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद।